सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, एक टर्म होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल से आप क्या समझते हैं? यूनिट सेल से आप क्या समझते हैं? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। इस बात को आप ऐसे समझो, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वो छोटे से छोटा पार्ट जिसको हम अगर सभी डायरेक्शंस में रिपीट करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। किसी भी स्ट्रक्चर का वो छोटे से छोटा पार्ट जिसको अगर हम सभी डायरेक्शन में रिपीट करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन। अभी मैं कुछ टाइम बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। स्मॉलेस्ट पोर्शन of a crystal lattice which when repeated in different direction generate the entire lattice। लैटिस से मतलब स्ट्रक्चर, लैटिस कह दो, लैटाइस कह दो, सब चलता है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different direction generate the entire lattice। तो याद कर लीजिए, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different direction generate the entire lattice। जल्दी से एक बार मन में रिकॉल करो, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दिमाग में होनी चाहिए। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different direction generate the entire lattice। एक बार याद रिकॉल करके आंख बंद करके बोलो अपने आप, यूनिट सेल इज द smallest portion of a crystal lattice which when repeated in different direction generate the entire lattice। ठीक है, इतनी बात याद हो गई। अब एक बात देखो, आप बहुत ध्यान से समझने वाली बात क्या है, यूनिट सेल के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं, उन बेसिक पैरामीटर्स को आपको समझना है। वो बेसिक पैरामीटर्स क्या है? बेसिक पैरामीटर्स क्या है? जैसे कि आप ये देखो, मैं यूनिट सेल बना रहा हूं, कुछ याद आ रहा है? ए बी सी, अल्फा बीटा गामा, कुछ लिंक याद आता है? ए बी सी अल्फा बीटा गामा क्या होता है? अगर आप ये मान लो ये 3 एज लेंथ है, एक को नाम दे रहे ए, एक को नाम दे रहे बी, एक को नाम दे रहे सी। ये 3 एज लेंथ है ए बी सी, और ये एंगल्स हैं, ये एंगल्स हैं ए बी सी, और ये 3 एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो आप इस बात को ऐसे समझो, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड पैटर्न है। आप इस बात को ऐसे समझो, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा? ए और बी के बीच जो एंगल होगा दैट इज गामा। अब बताओ सोच के, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। ए और सी के बीच कौन सा एंगल होगा? सब बच्चे बताओ, ए और सी के बीच कौन सा एंगल होगा? लिंक करके बताओ, ए और सी के बीच कौन सा एंगल होगा? जल्दी बताओ।
ए और सी के बीच, ए और सी के बीच कौन सा एंगल होगा? रिया जी गलत जवाब दे रहे हो, जल्दी से बताइए, ए और सी के बीच कौन सा एंगल होगा? 95% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चे अभी गलत जवाब दे रहे हैं। जल्दी जल्दी बताओ। उत्कर्ष जी गलत जवाब आपका। सौम्य पुंडीर आप गलती कैसे कर रहे हो? ए और सी के बीच कौन सा एंगल होगा? साक्षी सैनी गलती कर रहे हो। आप जरा ध्यान से समझो, ए और सी, ए बी सी, ए और सी, ए और सी के बीच में कौन है? बी ना, तो बी मतलब बीटा। ए, अनिरुद्ध जी गलती कर रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। ए और सी के बीच कौन आएगा? बी, तो बी फॉर बीटा। बी और ए के बीच में कौन आएगा? सी, सी से लिंक कर लो गामा। बात समझ में आ गई सबको? सबको बात समझ में आ रही है? ए और सी के बीच कौन सा एंगल होगा? बीटा। बी और ए के बीच गामा। अब कौन सा बचा बताओ? बी और सी के बीच बताइए कौन सा एंगल होगा? बी और सी के बीच जल्दी जल्दी बताओ, बी और सी के बीच कौन सा एंगल होगा? ठीक है, इट मींस मैं मान सकता हूं बात समझ में आ गई। अब सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, 100% राइट आंसर, ये एंगल होगा अल्फा। तो हमें एक यूनिट सेल को लेकर जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो क्लियर हो गए। यूनिट सेल को लेकर जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो आपको क्लियर हो गए। अब आपको ध्यान रखना है कि ए बी सी, ये मेरी बनाई हुई चीज नहीं है, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, बी और सी के बीच एंगल अल्फा होगा, बी और ए के बीच गामा होगा, ए और सी के बीच बीटा होगा। इतनी बात क्लियर? मैं बोर्ड चेंज कर रहा हूं, नेक्स्ट बोर्ड पर आते हैं। अब आप ये देखो जरा, अब इसके बाद बात आती है टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वर्ड आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक वर्ड आता है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव को हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं क्योंकि आप पहचानते हो, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। बताइए, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल क्लियर है? अब जरा एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर आपने यूनिट सेल बनाई है, अगर ये फॉर एग्जांपल यूनिट सेल है, अगर इसके सिर्फ और सिर्फ मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दें, सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम है, अगर सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम है तो इसे बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। बात समझ में आ गई? प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल क्या होती है? अगर किसी यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पर एटम्स हैं तो इसे बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अब बात आती है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल,
इस बात को आप ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहला आएगा इसके अंदर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इसके नेम के अंदर ही इसका आंसर है। बहुत ध्यान से देखोगे तो नेम के अंदर ही उसका आंसर है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बताओ क्या होती होगी? बॉडी सेंटर्ड का मतलब ये होगा कॉर्नर पर तो एटम है ही, कॉर्नर्स के अलावा जो बॉडी का सेंटर है वहां भी एटम होगा। कॉर्नर्स के अलावा जो बॉडी का सेंटर है वहां पर एटम होगा। तो बताओ बॉडी सेंटर यूनिट सेल कैसे बनाएंगे? देखो एक बात समझ लो, जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है इसको 3D चैप्टर कहते हैं। ये 3D फॉर्म में होता है, तो बहुत से लोगों को चैप्टर समझ में नहीं आता और बहुत से लोग इस चैप्टर को समझाते भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा इसमें ज्यादा समझाना पड़ता है। बट फिर भी बताओ, ये मैंने बॉडी सेंटर्ड बनाया है क्या? अभी एक चीज रह गई ना, क्या चीज रह गई? कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा, इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है इसका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो अब एक बात समझ लो, मैं आपको ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो मान के। और जब मैं जीरो मान के पढ़ा रहा हूं, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं और जेई एडवांस के लेवल तक पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल चिंता मत करो, स्टार्टिंग जीरो से कर रहा हूं, बट इसमें जेई एडवांस तक जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे कराऊंगा। पहले एक एक लेवल क्लियर करता जाऊंगा। जेई एडवांस की जो क्लास होगी वो अलग से होगी, इस क्लास में मिक्स नहीं करूंगा। कंसेप्ट सारा यही रहेगा, बट उसके क्वेश्चन के लिए मैं अलग से क्लास लूंगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे एम्स के लिए और जेई एडवांस के लिए, वो आप उस क्लास को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? बताओ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती होगी? नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, नाम पढ़ के कुछ अंदाजा आ रहा है? कॉर्नर्स के अलावा जितने भी फेस होते हैं, हर एक फेस के सेंटर पर एटम होगा। कॉर्नर्स के अलावा जितने भी फेस आपको दिखाई दे रहे हैं, हर एक फेस के सेंटर पर एटम होगा। अब ये बताओ, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में कितने फेस हैं? जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में कितने फेस हैं? सोच के बताइए, सोच के बताओ, एक कमरे में कितने फेस होते हैं? कितने फेस? 4 दीवारें हो गई, एक छत हो गई और एक फर्श हो गया, तो कुल मिला के कितने फेस होते हैं? 6 फेस। तो कॉर्नर्स के अलावा 6 फेस होते हैं, तो आप ये समझ जाओ फेस सेंटर यूनिट सेल कितनी होगी? फेस सेंटर यूनिट सेल कॉर्नर्स के अलावा ये बना दिए हमने। अब इसके अलावा इमेजिन करो, मैं हर एक फेस के सेंटर पे बना रहा हूं, बस सारे बना नहीं रहा हूं, बट इमेजिन कर लो कि कॉर्नर्स के अलावा जितने भी फेस हैं, हर एक फेस के सेंटर में एटम्स हैं। कॉर्नर्स के अलावा जितने भी फेस सेंटर्स हैं सभी में एटम्स हैं। तो फेस सेंटर यूनिट सेल। जो बच्चे लेट आ रहे हैं, देखो फिर मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि इस टाइम के बाद कोई बच्चा क्लास में एंट्री नहीं कर पाएगा, मुझे उस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे लेट आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने कंसेप्ट को वीक करेंगे।
गलती करेंगे खुद और बाद में कहेंगे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ध्यान रखें क्लास को। अब ये अगर घर पर रहकर भी टाइम पर नहीं आ सकते, इट मींस आप सीरियसली पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो। मैं किसी भी बच्चों को बाय नेम क्वेश्चन पूछ सकता हूं। ध्यान रखना, मेरे पास पूरी लिस्ट आ रही है कि कौन बच्चा ज्वाइन कर रहा है, कौन बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा। तो मैं बाय नेम किसी भी बच्चे से पूछ लूंगा, और अगर वो बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा मैं उसे तुरंत क्लास से रिमूव कर दूंगा। आप ये ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, वरना कोई टाइम पास वाली चीज नहीं है। किसी भी बच्चों को बाय नेम, और अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ नहीं कह रहा, सब बच्चों को अभी अपने नाम के साथ क्लास में एंट्री करनी होगी। मैंने आपको ऑप्शन दिया है, मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। आप अपने रियल नाम के साथ क्लास में एंट्री करेंगे। आपके पास अपना नाम चेंज करने का ऑप्शन है, रियल नाम के साथ एंट्री करेंगे। मैं किसी भी बच्चे का कैमरा खोलकर उसको बाय फेस चेक कर सकता हूं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है। ये मेरे पास सारी पावर है। मैं किसी भी बच्चे को उसका कैमरा चेक कर सकता हूं कि कैमरे में आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्या होते हैं? कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर पर। फेस सेंटर्ड क्या होते हैं? कॉर्नर्स के अलावा सभी फेस के सेंटर पर एटम्स होते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन बचता है एंड सेंटर्ड। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप दिमाग लगा के बताना चाहोगे तो बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है। एक बार सोच के बताओ, अगर आप जिस कमरे में बैठे हो वो कमरा क्यूबिकल है, तो आप कौन से दो फेस को एंड फेस कहोगे? छत और फर्श वाले को, या किन्हीं भी दो अपोजिट दीवारों को? बताओ। ए ऑप्शन तो ये है छत और फर्श को, ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन ये है कि किन्हीं भी दो अपोजिट दीवारों को आप एंड फेस कहेंगे। सोच के बताइए। अगर छत और फर्श को आप एंड फेस कहना चाहते हैं तो ए ऑप्शन टिक करो, और अगर दो अपोजिट दीवारों को आप एंड फेस कहना चाहते हैं तो बी ऑप्शन टिक करें। आप चैट के अंदर ए और बी, ए या बी में से कुछ भी लिख के भेज सकते हैं। अगर आप छत और फर्श को दो एंड फेस कहना चाहते हैं तो ए लिख के मुझे मैसेज करें, और अगर किन्हीं भी दो अपोजिट दीवारों को आप एंड फेस कहना चाहते हैं तो बी लिख के मुझे मैसेज भेजें। बताइए कौन से फेस को आप एंड फेस कहेंगे? छत और फर्श को ए ऑप्शन, किन्हीं भी दो अपोजिट दीवारों को बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप क्यूब के अंदर बैठे हैं तो कौन से दो फेस को आप एंड फेस कहेंगे? छत और फर्श को, छत और फर्श को, किन्हीं भी दो अपोजिट दीवारों को बी, और इनमें से कोई भी नहीं, दैट इज सी ऑप्शन। इनमें से कोई भी नहीं, सी ऑप्शन। छत और दीवार, छत और फर्श, ए ऑप्शन। कोई भी दो अपोजिट दीवार। बहुत कम बच्चों ने सही जवाब दिया है। इसका आंसर है क्यूब के अंदर एंड फेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। मतलब किन्हीं भी दो फेस को हम एंड फेस नहीं कह सकते। किन्हीं भी दो फेस को हम एंड फेस नहीं कह सकते। फिर भी अगर हम शो करना चाह रहे हैं तो ऐसे बना के दिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन ही कंपटीशन में आया हुआ है कि क्यूब के अंदर कौन सी वाली यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है? क्यूब के अंदर कौन सी वाली यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है? क्यूब के अंदर कौन सी वाली यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है? तो आप समझ जाओ, क्यूब के अंदर
एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान रखना, कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूब के अंदर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्यूब के अंदर कोई भी दो फेस एंड फेस नहीं होते। सारे फेस एंड फेस मतलब आप ऐसे समझ लो, क्यूब को छोड़ो, आप क्यूबॉइड में देखो, एक बड़ा सा डिब्बा है तो आपको दो फेस अलग से दिखाई देंगे। एंड फेस मतलब जहां कहीं से शुरू होता हो कहीं अंत होता हो। एंड फेस का मतलब एक जगह से शुरू एक जगह अंत। अगर आप क्यूबॉइड पे देखो, जैसे क्यूबॉइड को देखो कि दो अपोजिट फेस दिखाई दे, आप बताओ क्यूब के अंदर सारे फेस एक जैसी कंडीशन में है, कोई किसी को एंड फेस कहेगा, कोई किसी को एंड फेस कहेगा। इसलिए ध्यान रखो जो बात बोल रहा हूं, क्यूब के अंदर एंड सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है। मैं फेस की बात कर रहा हूं, कॉर्नर की बात नहीं कर रहा हूं। क्यूब के अंदर कोई भी दो फेस एंड फेस नहीं होते, इसलिए क्यूब के अंदर एंड सेंटर्ड, इस बात को नोट कर लो मिस्टेकन पॉइंट करके, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। क्यूब के अंदर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे फेस सेम कंडीशन में होते हैं। किन्हीं भी दो फेस को हम एंड फेस नहीं कह सकते। छत और फर्श दोनों सेम कंडीशन में है, दो अपोजिट दीवारें भी सेम कंडीशन में है, इसलिए क्यूब के अंदर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है। इस बात को मिस्टेकन पॉइंट करके समझ लो। हाँ, क्यूबॉइड के अंदर पॉसिबल है, अभी आएगा वो भी बताऊंगा। क्यूबॉइड में पॉसिबल है वो बताऊंगा, अभी उसको हम आएंगे। पहले ये तीनों बात समझ में आ गई। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है। बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर पर। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स के अलावा सभी फेस के सेंटर पर। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स के अलावा जो दो एंड फेस है, जो मैंने ऊपर नीचे बनाए हैं, जो आपको अलग दिखाई देंगे, अगर पॉसिबल है तो दो एंड फेस पर, दो एंड फेस पर एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ यूनिट सेल। एक स्टैंडर्ड नहीं है, बट कुछ लोग डिस्कस करते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, कोई बता सकता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा? मैं पहले बता दूं, ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट सेल नहीं है, बट बहुत से लोग बच्चों को इंप्रेस करने के लिए बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। मैंने कहा ना, इनके नाम के अंदर ही इनके आंसर है। सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दो, देखते हैं कितने बच्चों का दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? देखिए, कोई सी भी यूनिट सेल है, ये बात समझ लो, कॉर्नर पर तो एटम होंगे ही होंगे। कॉर्नर्स के अलावा फेस सेंटर में फेस पर होते हैं, बॉडी सेंटर में बॉडी पर होता है। अब बताओ एज सेंटर यूनिट सेल क्या होगा? मुझे एक बात का जवाब दो, देखते हैं कितने बच्चा तेजी से जवाब देते हैं। एक क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती हैं? क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती हैं? क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती हैं? ऑप्शन है 6, 8, 12। ऑप्शन ए, बी, सी। 6, 8, 12। क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती हैं? 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 जल्दी जल्दी बताओ, सब बच्चों के आंसर का वेट कर रहा हूं। जो भी आपका दिमाग कह रहा कहो। देखो, मैं आपको पहली बोल रहा हूं, मैंने जो सिस्टम डेवलप किया है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको साइड में बैठ के पढ़ा रहा हूं। आपको बिल्कुल वही फीलिंग आएगी कि मैं आपको आपके रजिस्टर में पढ़ा रहा हूं। ध्यान से
बताओ कितनी एजेस होती हैं? काफी बच्चों ने सही जवाब दिया, बट बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। ध्यान रखना, क्यूब के अंदर जो एजेस होती हैं, बेटा सब बच्चों से रिक्वेस्ट है अपने नाम चेंज कर लो। जो आपका फोन का नाम है उससे मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन बच्चा गलत जवाब दे रहा है, कौन सही जवाब दे रहा है। आपको मैंने रीनेम करने का मौका दिया हुआ है, आप रीनेम कर सकते हैं अपने नाम, अपना गैलेक्सी नाम नहीं, अपने रियल नाम के साथ क्लास में पढ़ो, ताकि मैं बच्चों को बोल सकूं कि आपने ये गलती करी, आपने सही किया है। बहुत से बच्चों ने गलत जवाब दिया है। इसका आंसर है एजिस। एजिस कितनी होती हैं? कृष्णांशु जी गलत जवाब दे रहे हो, आपका गलत आंसर है। कृष्णांशु आपका गलत आंसर है। आंसर है 12। दिमाग लगाओ, 12 कैसे होंगी? 12 एजेस, एक क्यूब के अंदर 12 एजेस कैसे होंगी? दिमाग लगाओ। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप सोचो, 12 एजेस कैसे होंगी, सोच के बताओ। कितने बच्चों को क्लियर हो गया कि 12 एजेस होती हैं? कितने बच्चों को क्लियर हो गया? कितने बच्चे कंफ्यूज्ड हैं? जो कंफ्यूज्ड हैं वो हाथ खड़ा करें, लिख के भेजो कंफ्यूज्ड। जो कंफ्यूज्ड है लिख के भेजो कि हम कंफ्यूज्ड हैं। प्रगति बंसल मैं क्लियर करता हूं अभी आपको। तेजस्वनी सिंह अभी क्लियर कर रहा हूं। प्रिया भी क्लियर करता हूं। सुनो, मैंने कहा ना ये चैप्टर जो है 3D चैप्टर है। अगर आप अपने आप को ऐसे मान के चलो कि आप कमरे के अंदर बैठे हो, सबसे पहली बात तो क्लियर कर लो। और आप कमरे के अंदर बैठे हो और आप ये सोचो, अब आप ऐसे सोचो, 4 एजेस, 4 एजेस तो हो गई फर्श के ऊपर, 4 एजेस तो फर्श के ऊपर हो गई, 4 एजेस छत के ऊपर हो गई। चलो काउंट करो अब, 4 एज हो गई, 4 एज हो गई, 4 और 4 8 हो गई। काउंट कर लो, 4 एजेस, 4 एजेस। अब जरा काउंट कर लो कितनी एजेस आ रही हैं। 1 2 3 4, 4 तो ऊपर हो गई, 5 6 7 8, 4 ये हो गई, 8 हो गई। और ये क्यों भूल गए आप? ये वाली क्यों भूल गए? ये भी तो एजेस है। तो कितनी एजेस हो गई? ये छोटी छोटी बातें काम आएंगी, इन्हीं बातों की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब तो क्लियर हो गया सबको? बोलो, अब सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो बताओ, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है ये। एक क्यूब के अंदर 12 एजेस होती हैं। सबको क्लियर? देखो, ये चैप्टर उन बच्चों को अच्छा समझ में आएगा जो थोड़ा सा अपने दिमाग में सोच सकते हो। आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि आप एक कमरे के अंदर बैठे हो, आप एक कमरे में आंख बंद करके सोचो, 4 एजेस ऊपर दिखाई देंगी, 4 एजेस नीचे दिखाई देंगी। इमेजिन करना मैं सिखा दूंगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है अपना नाम चेंज कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मोबाइल के नाम से मैं आपको नहीं पहचानता, मैं आपको आपके नाम से पहचानता हूं। आपके पास रीनेम करने का ऑप्शन होता है कि आप अपना रीनेम कर सकते हो। अपने नाम के साथ क्लास में एंट्री करो। चलिए फिर आगे चलते हैं। एक टॉपिक आता है, एक टॉपिक आता है क्रिस्टल
क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल लैटिस और एक टॉपिक था यूनिट सेल। बहुत से बच्चे यूनिट सेल को ही क्रिस्टल लैटिस मान लेते हैं। क्रिस्टल लैटिस तो समझ लो पूरा स्ट्रक्चर हो गया। क्रिस्टल लैटिस क्या, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। यूनिट सेल उसका छोटा सा पार्ट हो गया। जैसे कि आपके पास बहुत सारी ईंटें हैं, ब्रिक जानते हैं, ब्रिक ईंट, तो आप उन ईंटों से एक स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो जो ईंट है ब्रिक, वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न हो गया। जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है उसके लिए वर्ड यूज करें यूनिट सेल। जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है उसके लिए वर्ड यूज करें यूनिट सेल। और जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसके लिए वर्ड यूज करें क्रिस्टल लैटिस। अ रेगुलर 3-dimensional arrangement of points in दीपांशु जी बेटा टाइम पर आया करो क्लास के अंदर। इन स्पेस is called crystal। आप इसे नोट कर सकते हैं, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। अब याद कर लो, मुझे याद चाहिए। रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अगर आप सिंपल शब्दों में जानना चाहो तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल उसका छोटा सा पार्ट है। यूनिट सेल क्या है, छोटा सा पार्ट। आप ऐसे समझ लो, अगर यूनिट सेल को हम सभी डायरेक्शंस में रिपीट कर दें तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, क्रिस्टल लैटिस। इट्स क्लियर। क्रिस्टल लैटिस क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। यूनिट सेल क्या है, उसका छोटा सा पार्ट। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। यूनिट सेल किसे कहते हैं और क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कभी आपने सुना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लैटिस पॉइंट्स। चलिए मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन के बहाने बात क्लियर हो जाएगी। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं। अंजलि सिंह 16। जो बच्चे कंफ्यूज हैं बोलो कंफ्यूज हैं। जो भी मन कह रहे हैं आंसर बोल दो, वरना एग्जाम में गलती कर जाओगे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं। जो मन कह रहा है, जो भी मन में आ रहा है बोलो, जो भी मन में आ रहा है बोलो, तभी तो उसको मैं ठीक करूंगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं। आदित्य भाटी जी क्या जवाब दे रहे हो। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देखो, बहुत ज्यादा अजीब से आंसर दोगे ना तो मुझे लग जाएगा कोई आर्ट साइड वाला बच्चा यहां बैठ के पढ़ रहा है। मतलब गलती करने की भी एक लिमिट होती है। एक बच्चे ने आंसर दिया है 333।
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? आदित्य भाटी जी अभी भी गलत आंसर है। चलिए मैं समझाता हूं लैटिस पॉइंट क्या होता है। तन्मय भारद्वाज जी गलत आंसर है आपका। अब जब मैं बता रहा हूं अब सीख लो। अब रुक जाओ, मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया। अब रुक जाओ, अब मैं बता रहा हूं लैटिस पॉइंट। कुछ बच्चे गलत ले जाए इस क्वेश्चन को। लैटिस पॉइंट का मतलब जहां जहां एटम्स होते हैं उन पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब बताओ, 8 तो कॉर्नर हो गए, तो कॉर्नर की वजह से 8 प्लस फेस की वजह से बताओ कितने फेस होते हैं? 6। हर एक फेस के सेंटर पर एटम होगा। 8 प्लस 6 14। आंसर होगा 14। आई बात समझ में? जहां जहां पर एटम्स होते हैं उस पॉइंट के लिए वर्ड यूज करते हैं लैटिस पॉइंट। मैंने आपसे ये नहीं पूछा नंबर ऑफ एटम्स, मैंने आपसे ये नहीं पूछा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, वो अलग क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल वो अलग क्वेश्चन है। यहां क्वेश्चन है लैटिस पॉइंट। अब समझ लो, पुरानी यादें भूल जाओ, पुरानी यादें दिमाग से हटा दो। अब जो बात मैं बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनो। जहां जहां एटम्स होते हैं उनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। वो क्वेश्चन अलग होता है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। बहुत से बच्चे नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल के हिसाब से आंसर दे रहे थे, वो भी सिखाऊंगा, पहले ये पॉइंट क्लियर कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देगा। बॉडी सेंटर में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? बॉडी सेंटर में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? पार्थ पाराशर क्या कर रहे हो? वैभव, बॉडी सेंटर में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? जल्दी जल्दी जवाब करो, बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिख दो बस। वेरी गुड, 99% बच्चों के आंसर सही है। बॉडी सेंटर के अंदर 8 + 1 9, 8 कॉर्नर और एक 1 जो बॉडी सेंटर के अंदर होगा, दैट इज 9। बिल्कुल सही। अब सही जवाब आ रहा है, बॉडी सेंटर के अंदर कुल मिला के 9 लैटिस पॉइंट होते हैं। अब जल्दी बताओ, सिंपल यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट? जल्दी जल्दी जवाब दो। सिंपल यूनिट सेल में सही जवाब, सिंपल यूनिट सेल में 8 लैटिस पॉइंट होते हैं। अगर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पॉसिबल है, अगर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पॉसिबल है, तो बताइए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कितने लैटिस पॉइंट? एंड सेंटर के अंदर भाई, एंड सेंटर क्या हुआ? 8 तो कॉर्नर हो गए, तो 8 पॉइंट तो वो हो गए, और 2 अपोजिट फेस, सारे फेस नहीं होते, 2 अपोजिट फेस। एंड सेंटर के अंदर 8 तो कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए और 2 अपोजिट फेस। तो एंड सेंटर के अंदर 8 + 2। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पांस किया आप लोगों ने। देखो, जो बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं किसी को डांट थोड़ी ना रहा हूं। अभी भी लगभग 130 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं,
130 स्टूडेंट्स हमारी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, और मेरा टारगेट कौन पूरा करेगा? आप लोग। मुझे उम्मीद है आप मेरे सिपाही हो, आप मेरे अपने हो। ये टारगेट है कि 1000 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर बैठे होने चाहिए, तभी मेरी ऑनलाइन मेहनत करने का फायदा होगा। और अब इस 130 को 1000 आप लोगों को करना है, 130 स्टूडेंट्स को 1000, और देखते हैं कि कौन बच्चा मुझे सपोर्ट करेगा। 130 को 1000 करना आप लोगों को है। अभी क्लास में 130 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे इस 130 को 1000 स्टूडेंट्स करना है। कौन कौन बच्चा मुझे सपोर्ट करेगा? कौन बच्चा मेरे लिए कोशिश करेगा? मैं आपके साथ जम के मेहनत करूंगा, सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ बढ़िया से कराऊंगा। आप बस मेरा टारगेट ही पूरा करो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अगर आपको सिस्टम अच्छा लग रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लासरूम से भी अच्छा यहां कराऊं, क्लासरूम से भी अच्छा करा के दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, और आपको पता है मैं झूठा प्रॉमिस नहीं करता। 1000 टारगेट है मेरा कि 1000 स्टूडेंट्स हमारी क्लास में पढ़ने चाहिए एट अ टाइम। देखते मेरा ये वाला सपना कब पूरा होगा। मेरा बचपन का सपना था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, कि एक बार में एक क्लास में 1000 स्टूडेंट्स, और मैं सोचता था कि कैसे पॉसिबल होगा, बट अब मुझे रास्ता मिल गया है। अब मुझे पूरे, और मैं आप लोगों की सपोर्ट से, देखो मैं कुछ नहीं हूं, एक बार ध्यान रखना, मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो भी कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं। अगर आप लोग अच्छा करोगे, हमेशा सचिन तेंदुलकर के जो टीचर था, अगर आपको याद आता हो, सचिन तेंदुलकर, वो उनके स्टूडेंट की वजह से उनके टीचर का स्थान ऊपर था। कोई भी टीचर बड़ा कब है? जब उसके स्टूडेंट अच्छा करेंगे। जब आप अच्छा करोगे तो मैं अपने आप ही अच्छा हो जाऊंगा, मैं अपने आप ही बड़ा टीचर हो जाऊंगा, जिस दिन आप सब लोग अच्छा करोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थैंक यू। बहुत स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लिख के भेजा है। ठीक है, वेरी गुड। जो जो बच्चे मेरे लिए करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, कहने वाली बात है, बट गिव एंड टेकन हर रिलेशन में होता है। ये सिंपल सी बात है, जो जिसके लिए करता है, कहीं ना कहीं मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, और वो भी क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का। आईआईटी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और आईआईटी में 6 नंबर का मतलब आप लोग जानते हो ना, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर। 6 मार्क्स में तो पूरी कहानी चेंज हो जाती है। क्या कहते हैं क्यूब? क्यूब क्या है? क्यूबिक सिस्टम क्या है? क्यूबिक क्यूबिक सिस्टम क्या है, बताओ। क्यूबिक सिस्टम एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल एंगल्स, एक्सियल एंगल्स और एग्जाम्पल्स। ये आईआईटी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। कुछ अंदाजा है क्यूब? क्यूब किसे कहते हैं? सब बच्चे जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं, पूछने वाली बात नहीं, पूछूंगा भी नहीं मैं, और इसका आंसर भी मत देना, इंसल्ट हो जाएगी। क्यूब क्या होता है? ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, और तीनों एंगल अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90। और एक एग्जांपल याद कर लो, NaCl, KCl, डायमंड, कॉपर, सिल्वर। तो क्यूब हो गया, क्यूब क्लियर। अच्छा अभी बताओ, यहां पर जो स्टैंडर्ड है दैट इज टेट्रागोनल। जो स्टूडेंट यहाँ पे कोटा वाले बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे इसमें कोटा वाले बैठे हुए हैं, तो जो उम्मीद करूंगा पूरा कोटा यहां जोड़ दो। तुम्हारे हाथ में, मैं जानता हूं तुम लोगों का कैलिबर क्या है। अभी मैं नाम नहीं बोल रहा कि कौन कोटा वाला बैठा है यहाँ पर। जो कोटा वाले बच्चे बैठे हैं, पूरा कोटा जोड़ दो, जितना भी लिंक है।
मैं फिर आपके बहुत अच्छे टेस्ट पेपर भी तैयार कर रहा हूं, सारे टेस्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, हम लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएंगे, ठीक है। टेट्रागोनल, अब बताओ टेट्रागोनल क्या होता है। अच्छा कोई एग्जाम्पल बताओ टेट्रागोनल का, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, टेट्रागोनल का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताओ। टेट्राहेड्रल नहीं कह रहा, टेट्रागोनल। कोटा वाले समझ गए कि मैं किन्हें कह रहा हूं। टेट्रागोनल का कोई एग्जाम्पल सोच के बताओ। देखो जरा, टेट्रागोनल A इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, दैट इज 90 डिग्री। सोचो आप एक ऐसे कमरे में बैठे हो जिसकी दो चीज इक्वल है और तीसरी चीज डिफरेंट है। इमेजिन कर सकते हो टेट्रागोनल। एक एग्जांपल याद कर सकते हो, व्हाइट टिन और SnO2, व्हाइट टिन और SnO2, व्हाइट टिन और SnO2। वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक का कोई एग्जांपल, ऑर्थोरोम्बिक का कोई एग्जांपल। बेटा जो काइट होती है ना, एक बच्चे ने काइट लिख के भेजा है, काइट इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। नहीं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दो। ऑर्थोरोम्बिक हो गया। मैच बॉक्स इज अ गुड एग्जांपल, मैच बॉक्स गुड एग्जांपल। आपकी जो ब्रिक होती है वो भी गुड एग्जांपल है। अगर आप देखो ब्रिक में तीनों डायमेंशन अलग होती हैं। ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, डज नॉट इक्वल्स टू सी, और तीनों एंगल 90। एग्जाम्पल रोम्बिक सल्फर। 2-3 एग्जाम्पल याद कर लो। पोटेशियम नाइट्रेट। सारे एग्जाम्पल तो याद करना पॉसिबल नहीं है, सारे एग्जाम्पल याद करना पॉसिबल नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल याद कर लो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, मोनोक्लिनिक। बताओ मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक क्या होता है। मोनोक्लिनिक सुनो, अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी क्लिनिक वर्ड आए ना, क्लिनिक, जब भी क्लिनिक वर्ड आए तो समझ जाना ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होंगी। पहले मेरी बात सुन लो, आंसर बाद में, आंसर बाद में, पहले सुन लो। जब भी क्लिनिक वर्ड आ रहा है, जब भी क्लिनिक वर्ड आ रहा है तो ये समझ जाओ कि ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होगी। ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, डज नॉट इक्वल्स टू सी, जब भी क्लिनिक वर्ड आएगा। अब इसमें वर्ड आ रहा है मोनो। जब भी अब मोनो क्लिनिक हो गया ना, तो इसे ऐसे याद कर लो, इसमें एक एंगल 90 नहीं होगा। मोनो क्लिनिक में एक एंगल 90 नहीं होगा। मोनो क्लिनिक में एक एंगल 90 नहीं होगा। एक एग्जाम्पल याद कर लो, एक एग्जाम्पल बहुत है, मोनोक्लिनिक सल्फर, या दूसरा एग्जाम्पल Na2SO4.10H2। अच्छा बताओ, अब लगाओ कॉमन सेंस। ट्राई क्लिनिक क्या होता है, ट्राई क्लिनिक क्या होगा बताओ, ट्राई क्लिनिक क्या होगा। मैंने क्या कहा था आपसे, जब भी क्लिनिक वर्ड आएगा, जब भी क्लिनिक वर्ड आएगा, तीन ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होंगे,
मोनोक्लिनिक में वन एंगल 90 नहीं होता और ट्राई क्लिनिक में तीनों एंगल 90 नहीं होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी और तीनों एंगल 90 नहीं होंगे। तो ये बताओ, क्यूब क्लियर हो गया, टेट्रागोनल क्लियर हो गया, ऑर्थोरोम्बिक क्लियर हो गया, मोनोक्लिनिक क्लियर हो गया, मोनोक्लिनिक क्लियर हो गया, ट्राइक्लिनिक क्लियर हो गया। हमारे दो और बचे हैं, दो और क्लियर कर लो, दो और क्लियर कर लो। एक होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कैसे याद करें? हेक्सागोनल का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ। अच्छा, हेक्सागोनल का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल। कुछ बच्चों को याद आ गया? प्रैक्टिकल एग्जांपल। ट्राई क्लिनिक के बारे में तो इतनी बात ध्यान रखो, एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होंगे और तीनों एंगल 90 नहीं होंगे। ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होंगे और तीनों एंगल 90 नहीं होंगे। ट्राई क्लिनिक में इतनी बात याद रखो, इसी से आपकी बात बन जाएगी। हेक्सागोनल पर आ जाओ। ठीक, अगर आपको अपना बचपन याद आता हो, कभी आपने पेंसिल खाई होगी, पेंसिल खाना याद आता है? अगर आपने पेंसिल को ध्यान से देखा हो तो कुछ कुछ ऐसी होती है नीचे से, और ये वाला एंगल आपको याद आएगा 120, और ये माना ये एंगल, ये एज लेंथ ए और ये बी, तो आप क्या कहोगे? ए इक्वल्स टू बी बट डज नॉट इक्वल्स टू सी। भाई हाइट तो अलग होती है ना, हाइट तो बड़ी होती है, ए और बी आपस में इक्वल है, बट जो ऊपर वाली हाइट होगी वो अलग होगी। और आप क्या कहोगे? अब देखो, एक एंगल तो 120 हो गया, अब इमेजिन करो पेंसिल से ऊपर की तरफ जो हाइट एंगल होगा वो तो क्या होगा? 90 होगा ना। तो बताओ क्या कहोगे? इसमें ध्यान रखना, हेक्सागोनल में अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और जो एक एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। हेक्सागोनल में ध्यान रखो, ए बी, ए इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा बीटा 90, दो एंगल 90 है जो ऊपर जा रहे हैं। ए समझो, ए, ये ए, और जो ऊपर की तरफ एंगल जा रहा होगा ये तो 90 होगा। ऐसी बी, ये बी है तो ये वाला एंगल भी कैसा होगा? 90। ठीक है, तो हेक्सागोनल में ध्यान रखें। अब एक लास्ट बचा है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में क्या होती है? याद रखो, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, और इसमें अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल क्वार्ट्स, ध्यान रखो। मैं आपको नोट्स दूंगा, नोट्स में सब कुछ है, नोट्स में सब कुछ है। ठीक है, तो जल्दी से रिकॉल करो। बताओ, मोनोक्लिनिक में क्या होता है? जब भी क्लिनिक वर्ड आता है तीनों चीज आपस में इक्वल नहीं होती। मोनोक्लिनिक में एक एंगल 90 नहीं होता और ट्राई क्लिनिक में तीनों एंगल 90 नहीं होते। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, देखते हैं उस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। बहुत ध्यान से सुनो, ट्राई क्लिनिक का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कुछ नहीं है। आप ट्राई क्लिनिक के लिए सिंपल ध्यान रखो, ट्राई क्लिनिक मतलब एबीसी आपस में इक्वल नहीं है और तीनों एंगल 90 नहीं है, भाई इतना ध्यान रखो। ठीक है, हर चीज में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो।
आपने कुल मिला के 7 सिस्टम पढ़े। कौन कौन से? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। आपने 7 सिस्टम पढ़े। अब मेरी बात सुनो जो मैं कह रहा हूं, आपने 7 सिस्टम पढ़े। एक क्वेश्चन ये आता है कि 7 सिस्टम के अंदर जो आपके 7 सिस्टम है, उन 7 सिस्टम में मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, मोस्ट मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, जो आपके 7 सिस्टम है उनमें मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम क्या है? मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के हिसाब से। जो ट्राई क्लिनिक होता है ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। जो ट्राई क्लिनिक है वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। ट्राई क्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, इसे नोट कर लो, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम ट्राई क्लिनिक। अब एक बात समझो, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। कल मैं और इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी बच्चा क्लास मिस मत करना। ध्यान रखना, मेरे पास पूरी रिपोर्ट आती है कि कौन बच्चे ने क्लास ज्वाइन करी है, किस बच्चे ने कितने टाइम के लिए ज्वाइन करी है। ये सारी चीजें नोट होती है मेरे पास। हर एक स्टूडेंट का अटेंडेंस आती है मेरे पास कि किस बच्चे ने क्लास ज्वाइन करी है, कितने टाइम के लिए ज्वाइन करी है। आने वाले टाइम में मैं उन बच्चों को एंट्री नहीं दूंगा जो अपने रियल नाम के साथ एंट्री नहीं करेंगे। मुझे मोबाइल नंबर भाई, मुझे किसी मोबाइल को नहीं पढ़ाना, मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स चाहिए मुझे। आप स्टूडेंट्स के नाम के साथ एंट्री करेंगे क्लास के अंदर, अपने रियल नाम के साथ एंट्री करें। यानी कि ओप्पो F3 कौन है भाई? मुझे क्या पता ओप्पो कौन है? रेडमी ने गलत आंसर दिया, सुनकर भी अजीब लगता है। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सब बच्चे अपने रियल नाम के साथ एंट्री करेंगे और जो आज मैंने पढ़ाया उसे रिकॉल करेंगे, ध्यान से करेंगे। अब धीरे धीरे मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगा, अभी बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, तो आप ये समझ लो। और मुझे व्हाट्सएप पर जरा फीडबैक दो कि आज क्या अच्छा लगा, मतलब सिस्टम आपको अच्छा लग रहा है। अगर सिस्टम अच्छा लग रहा है तो मैं और इस सिस्टम को मॉडिफाई करूंगा। व्हाट्सएप पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। और जो बात मैंने कही है कि मुझे क्लास के अंदर 1000 स्टूडेंट चाहिए, मुझे आपकी इस सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना रखते हैं, बाकी कल करेंगे।